नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर राजल शाह, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अहमदाबाद यूनिट की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ अहमदाबाद के बहुत ही रिनॉन्ड और सीनियर होम्योपैथ है डॉक्टर सुनील भाई शाह सर। पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि अहमदाबाद में अनुभूति होम्योपैथिक क्लिनिक सिंस लॉन्ग करीबन 1982 से वो एस्टेब्लिश है भरूच से, पर भरूच के बाद उसकी आज 10 शाखाएं हैं जो कि पूरे गुजरात में है। और सर जो है कि उन्होंने अपना BHMS पास किया और उसके बाद वो वहाँ पे भरूच में ही ज्वाइन हुए थे सिंस 1986 और तभी से वो अनुभूति के साथ अटैच है। और अनुभूति इज रनिंग विथ बाय KJ चौकसी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि एक ऐसा ट्रस्ट है कि एन्युअली वहां से 1 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स बेनिफिट होते हैं और वहां पे इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी जाती है विथ स्टाइपेंड। सो ट्रस्ट तो एक एडोरेबल है ही, जो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं होम्योपैथ्स के लिए, शुरुआत की इंटर्न्स एंड प्रैक्टिशनर के लिए। पर उसके साथ साथ सुनील शाह सर सिंस जब से वो भरूच से जुड़े हैं तब से आज तक, मतलब उसके 1986 से वो अटैच है और 1992 से वो सीनियर कोऑर्डिनेटर है। HMI के प्लेटफॉर्म से आज हम बात कर रहे हैं तो HMI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2010 टू 2014 तक। सर सावली में 1986 टू 1992 में मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं। तो सर 1986 से ज्वाइंट है सावली में एज अ चीफ मेडिकल ऑफिसर थे और 1986 टू 1992 तक वहां पे अटैच थे। उसके बाद आज भी वो बड़ौदा होम्योपैथिक कॉलेज में एज अ लेक्चरर, जो कि MD स्टूडेंट्स एंड इंटर्न को पढ़ाने और गाइड करने चाहते हैं। सर was appointed as the chairman of hospital committee at Baroda होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन 2017। सर ने बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए हैं, नेशनल एंड स्टेट लेवल सेमिनार। सर के बारे में बहुत कुछ है बोलने का, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड भी हमने देखा है कि सर ने बहुत सारे म्यूकरमाइकोसिस के केसेस एंड बहुत सारी पैथोलॉजिकल केसेस, कोविड के केसेस सॉल्व किए हैं। सर से बहुत सारे इंटर्न बेनिफिट हुए हैं। और मुझे इतना पता है कि अहमदाबाद के जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं उसमें से ये सर को मैं बोल सकती हूँ कि सर हमेशा तैयार है विदाउट एनी क्वेश्चंस। जब मैंने सर से बोला कि सर हमें करना है एक सेशन, तो सर ने सामने से बिल्कुल अप्रोच किया और हमने ये सेशन अरेंज किया है। तो दोस्तों आज का सेशन का टॉपिक भी बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही बेनिफिशियल है कि इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथिक केसेस। तो इसी के लिए मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड इट्स माय प्लेजर सर टू इनवाइट यू। प्लीज सर, डॉक्टर सुनील भाई शाह सर। थैंक यू सर। बहुत कम वर्ड्स मिलते हैं आपके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि इतना सारा वर्क आपने किया है, पर ड्यू टू टॉपिक आज हमने सिलेक्ट किया है तो उसी के बारे में बात करना चाहेंगे शुरुआत से। कि सर जैसे हम देखते हैं कि होम्योपैथिक में हम पढ़ते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें डायग्नोस के बदले पहले टोटालिटी पे इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि हमें ये तो करना ही है, नो डाउट। पर सर कभी कभी इसमें हम पैथोलॉजी मिस कर जाते हैं। मतलब पैथोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है एज अ होम्योपैथ, हमें ध्यान देना ही चाहिए बिल्कुल। राजल मैं प्रैक्टिस तो पिछले 37 सालों से कर रहा हूँ। इनिशियल ईयर्स जो थे हमारे प्रैक्टिस के, वो मैं फेलियर्स था। अच्छा। That was my initial 3 years totally failures in practice. अच्छा। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब तक इंसान फेल नहीं होता है तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर सारी सर्दी आर्सेनिक से ही मिट जाती तो फिर शायद सेबेडिलाम कभी पढ़ते ही नहीं। सही है। तो शुरुआत के 3 साल जब मैं कंटिन्यूस फेल रहा प्रैक्टिस में, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे कुछ। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें आई सामने कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलाइड पोर्शन में बहुत वीक था पहले से। तो डायग्नोस्टिक पोर्शन वीक रहने की वजह से मेरे प्रिस्क्रिप्शन फेल जाते थे। अच्छा।
एंड बी ऑनेस्टली, मैंने जो कुछ भी सीखा है अपनी लाइफ में, वो 6 साल जो मैंने सावली में मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से नौकरी की, 6 सालों में लगभग 1500 से 1700 इंडिपेंडेंट डिलीवरीज कराई हमने, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर M.R. पंड्या। बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज देखी, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इंडोर हॉस्पिटल में डॉक्टर M.J. आसर और डॉक्टर संदीप वैद थे, वो मुझे गाइड करते थे। सो बहुत सारी चीज मैं सावली से सीख के आया, और उसी का रिजल्ट शायद मुझे अहमदाबाद में मिला कि यहाँ की प्रैक्टिस में मैं सक्सेस गया। और जहां तक पैथोलॉजी का सवाल है, एक जनरल चीज आप देखते होंगे कि होम्योपैथी में एक्यूट्स में जाने वाले पेशेंट भी कम है और डॉक्टर्स एक्यूट को टैकल भी नहीं करते हैं यूजुअली। उसका फर्स्ट रीजन यही है कि हमें पैथोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं रहता है। बिल्कुल सही है। कॉलेज में जो हमने पढ़ा है वो थ्योरेटिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें नहीं मिलता उतना। हाँ। और हमारे जमाने में तो जब मैंने पास किया तब तो ऑर्गेनम के एफोरिज्म ही 70 पढ़ाए जाते थे, उसके बाद तो खुद करना रहता था। अच्छा। अभी तो बच्चे लोगों को बहुत सारी चीजें, इवन रेपर्टरी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हमारे टाइम में तो रेपर्टरी एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड किया हुआ था ऑर्गेनल में। अच्छा। तो रेपर्टोरियल नॉलेज भी बहुत कम था। हाँ। तो यू विल बी सरप्राइज कि मैंने पहली रेपर्टरी अपनी DHMS पास करने के बाद परचेज की थी, कैंट रेपर्टरी। क्या बात है। अभी मेरी प्रैक्टिस टोटली रेपर्टोरियल बेस पर है, लेकिन शुरुआत मैंने इस तरह की थी। अच्छा। लेकिन जब फेल होते हैं ना, तो फिर विद द करेज आपको खड़े तो होना ही पड़ता है, नहीं तो आप फील्ड से बाहर हो जाओगे। सर एक पूछना चाहूंगी बीच में, क्योंकि जनरली आजकल हम लोग RMO KMO के हिसाब से जॉब करते हैं सीखने के लिए या कुछ और रीजन से, फिर टर्निंग नहीं होते होम्योपैथ में सर। दैट इज द फर्स्ट तो मिस्टेक। आपका वो भी मैसेज दीजिए। देखिए, मैंने कभी भी एलोपैथिक हॉस्पिटल में जॉब नहीं की है, मुझे एलोपैथिक का ये भी नहीं आता था। अच्छा। मुझे इंजेक्शन लगाने भी नहीं आते थे। लेकिन जो 6 साल मैंने सावली में जॉब की, सारे कॉम्प्लिकेशन देखे, मैं सूचरिंग करता था एपिजियोटोमी दे करके। हाँ। मैंने सारे इंजेक्शन, इंट्रावेनस, सब कुछ जो बेसिक चाहिए वो सब मैंने वहां पे सीखा है। दो आई वॉज वर्किंग देयर, बट मैं वहां एज ए स्टूडेंट ही 6 साल रहा और बहुत सारी चीजें सीखी। तो होम्योपैथिक फील्ड में ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आ गया है। टिल द लास्ट ब्रीथ वी आर स्टूडेंट, व्हाट आई फील। यस सर। तो इसी की वजह से मेरे ख्याल से कि जब आपको लर्निंग कुछ चाहिए, क्यूरियोसिटी है, तो सीखते जाते हैं। और मेरा गुड लक समझिए चाहिए कि मैंने हॉस्पिटल से चालू की ये काम। तो उस टाइम में प्रैक्टिस सेटल करने का टेंशन ही नहीं था। अगर दवा दी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वर्क नहीं होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना है जी। जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठते हैं तो सबसे पहले इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर दवा वर्कआउट नहीं हो तो पेशेंट नहीं आएंगे। तो ये मेरा गुड लक था कि मैंने लाइफ की शुरुआत ऐसी जगह से की थी जहाँ इनसिक्योरिटी नहीं थी। इसीलिए शायद मैं कुछ सीख पाया सर। इसीलिए आज आप हेल्प भी कर रहे हो, वही प्लेटफॉर्म दे रहे हो सबको, क्योंकि सबके लिए इंटर्नशिप आप ट्रेन भी कर रहे हो और स्टाइपेंड भी दे रहे हो। स्टाइपेंड, हमारा ट्रस्ट जो है एनुअली 1 करोड़ रुपया हम ट्रस्ट में से होम्योपैथिक फील्ड में डाल रहे हैं। रियली गुड थिंग। 10 क्लिनिक हैं, कोई भी क्लिनिक सफिशिएंट नहीं है। हम कोई भी डॉक्टर को अंडर सैलरी नहीं रखते हैं, फुल सैलरी देते हैं, फुल टाइम डॉक्टर अपॉइंट करते हैं। और जो भी डिस्पेंसिंग स्टाफ है, आप हमारा एरिया देखिए डिस्पेंसिंग का, कहीं से भी आपको ये ट्रस्ट का क्लिनिक नहीं लगेगा। ऑन द कॉन्ट्री ये प्राइवेट को कॉम्पीट कर सकता है, ऐसा हमने सब कुछ बनाया हुआ है। हम यहाँ इंटर्न्स जो ट्रेन करते हैं, 40 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं इंटर्न्स एक कॉलेज से, जिसको हम पूरे साल ट्रेन करते हैं। हमने अपना सेमिनार हॉल बनाया जहाँ 4040 डिफरेंट ब्रांच के डॉक्टर्स को मैं बुलाता हूँ और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रहती है कि कोई भी थ्योरी आपको नहीं पढ़ानी है। यू हैव टू टीच अप्लाइड थिंग, प्रैक्टिकल थिंग, थ्योरेटिकल थिंग हमें नहीं चाहिए। जैसे अभी हमने एक पीडियाट्रिक का लेक्चर रखा था, तो फर्स्ट थिंग हाउ टू एग्जामिन अ चाइल्ड, हमने वहीं से शुरू करवाया। अच्छा। अभी बीच में हमने टॉक्सिकोलॉजी का रखा था, तो हमने उस डॉक्टर को बुलाया था कि जस्ट टेल अस व्हाट इज पॉइजन and what are the sign and symptom, then we will correlate this with the homeopathic medicine. Yes. So this is the reality. हम कॉलेज में जब पढ़ते हैं ना, तो पास होने के लिए सिम्टम हम लोग रट जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना गोखी जब गुजराती में। प्रैक्टिकल हमें पता ही नहीं है। दूसरी बात, वो सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आए, कोई हमें बता नहीं सकता। मैं एक आपको कॉमन एग्जाम्पल दूं कि फियर ऑफ डार्कनेस इन स्ट्रेमोनियम, सबको ही देते हैं कि भाई फियर ऑफ डार्कनेस गिव स्ट्रेमोनियम, but why stramonium patient is having a fear of darkness? Nobody knows, because nobody has teachers like that. Yes, sir. And that is the reason कि जब भी हमें
मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के सामने बोलने के लिए खड़ा होना पड़ता है, then time we lack the confidence. Yes. Because back of the mind always we are having a fear. अगर कुछ इन्होंने allied subject का पूछा तो what answer I will give. Yes. So जो चीज भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ उसका साइंटिफिक पोर्शन, क्योंकि मटेरिया मेडिका में जितनी भी चीज लिखी हुई है, एवरी सिम्टम्स हैज गॉट अ साइंटिफिक बैकग्राउंड. Yes. आप सपोज करो कि आप काली के सारे पेशेंट देख लो कि काली ग्रुप इज अग्रेवेटेड आफ्टर मिडनाइट फ्रॉम 2 to 5. Yes. नाउ एक्शन पोटेंशियल अगर हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा है तो हमें ये चीज समझ में आएगी, लेकिन हमारे टीचर वो चीज हमें नहीं समझा पाते हैं. शायद उनको भी ये मतलब कोरिलेट करना चाहिए, नहीं पता है, या तो किसी ने गाइड नहीं किया है, कि टाइम नहीं है. लेकिन जब प्रैक्टिस में बैठते हैं तो खुद से सवाल पूछते हैं कि भाई ये 2 to 5 सिर्फ काली में क्यों है. तो इस तरह से शुरुआत में तो एक एक सवाल के जवाब मिलने में 2-2, 3-3 साल लग जाते थे. मेरा गुड लक ऐसा था कि मेरी बेटी खुद MBBS MD किया हुआ है उसने जी. मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन हमेशा वही दूर करती है. अच्छा. कि पापा ये केस में तो ऐसा ही होता है, आप देख लो ये फिजियोलॉजी है, ये एनाटॉमी है, आप देख लो मेडिसिन में ये लिखा हुआ है. मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जब मैं सावली में था तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर MR पंड्या, उनके अंडर में हमें डिलीवरी कंडक्ट करनी पड़ती थी. तो आई वॉज यंग दैट टाइम, तो मेरा हमेशा एक उनसे क्वेश्चन था कि सर डिलीवरी सीख के मैं क्या करूंगा, बाहर जाके तो मुझे डिलीवरी करानी नहीं है. और वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि सीखा हुआ कभी भी लाइफ में जाता नहीं है, कहीं भी काम आ जाएगा. शायद फैमिली में कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो. और सेम चीज बनी मेरे ही घर में जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी. अच्छा. और मेरे बेटे के टाइम में और लेबर पेन चालू हो गया और गायनेकोलॉजिस्ट आ नहीं सके उस टाइम किसी कारणवश, और वो डिलीवरी मैंने कंडक्ट की उस टाइम. सो जो भी कुछ सीखा मैंने उस टाइम का सीखा हुआ मुझे उस टाइम काम आ गया. इन होम्योपैथी हम बोलते हैं भाई हमें सुचरिंग नहीं सीखना, ये नहीं सीखना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. बेसिक आइडिया आना चाहिए, करिए मत करिए वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए. ये बहुत ब्यूटीफुली बताया सर, क्योंकि वो तो जरूरी है कि ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही ऐसे करके ही होम्योपैथिक करने वाले नहीं. बहुत बार देखते हैं कि आप सिंपल वुंड कर रहता है उसको ड्रेसिंग करने में हमें प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू है वो हमें पता ही नहीं चलता, उसको हम स्क्रब करके निकाल देते हैं और वो वुंड धीरे धीरे अनहीलिंग नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज. हाँ, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए और हम सबके लिए, इवन सर ने बहुत अच्छी जर्नी बताई कि जो हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखे. और इनसे भी ज्यादा भी और जानना है हमें, सर से हम पूछना चाहेंगे कि सर आपने बताया कि पैथोलॉजी जानना क्यों जरूरी है विथ एग्जांपल्स, पर हमें ये भी बताइए कि कोई केस का एग्जांपल्स कि सर हम इस केस में किसको पैथोलॉजी बोल सकते हैं, या व्हाट आर द वर्ड्स, क्या सिम्टम्स. देखिए पैथोलॉजी ब्रांच बहुत बड़ी ब्रांच है, जैसे आपको मालूम है. पैथोलॉजी में हम इन्फ्लामेशन से स्टार्ट करते हैं और टाइप ऑफ इन्फेक्शन तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, सिंपल एक इन्फ्लामेशन का केस ले लीजिए आप कि भाई सपोज एक पेशेंट था मेरे पास, उसको सिंपल URI हुआ कि भाई मुझे सर्दी हुई है, गले में खराश है. हमने उसको जस्ट बिकॉज ऑफ माय ओवर कॉन्फिडेंस पेशेंट को एग्जामिन ही नहीं किया और दवा दे दी. अच्छा. 2 दिन तक दवाई चली उसकी, उसके बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं किया. ऑन द कंट्री जो फीवर था वो हाई ग्रेड फीवर टर्न अप हो गया. 2 दिन के बाद जब उसके पेरेंट्स आए मेरे पास कि सर इसको बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप देखो इनको. तो फर्स्ट टाइम आई एग्जामिन द थ्रोट एंड देयर वाज अ ह्यूज टॉन्सिल्स विद द पस. तो यहाँ पे सर वो भी रूल आउट. हम लोग तो बिगिनिंग में ये समझ लेते एग्रावेशन नहीं है, मेडिसिनल एग्रावेशन. तो दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली, दैट शुड बी टेकिंग इन द फर्स्ट सिटिंग. जस्ट बिकॉज ऑफ सीनियोरिटी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज आपको नुकसान ही पहुंचाता है. तो जब मैंने उसका गला देखा तो ह्यूज टॉन्सिलाइटिस, उसके बाद उसमें पस पॉकेट था, तो सेप्टिक टॉन्सिल था. तो मैंने जब बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हें गले में कब दर्द होता है, और बच्चे ने बोला मुझे तो गले में दर्द ही नहीं है. सी, if I know the pathology, if I know what is inflammation, all the signs of inflammation was there, fever was there, redness was there, but pain was missing. Now this is according to homeopathy what we are searching for. We are always searching uncommon symptom. Yes. Here pain is missing, which is uncommon symptom, and that is a clue for a homeopath. See, as a homeopathy, I want to practice. I must know what is common and what is uncommon. Yes. And that uncommon can be derived if I know what is common. Yes. And that's why the knowledge of pathology is required in the practice. Yes.
उस केस में मैंने बैक्टीरिया दिया। सी जनरली बैक्टीरिया हम टाइफाइड और ये सब में देते हैं। आप देखिए गले में, थ्रोट में, रेपर्टरी में पेनलेस इन्फ्लेमेशन, ओनली बैक्टीरिया इज लिस्टिंग Only with the 3 bacteria. marks. Yes. So in the cold or cough or tonsillitis, we never give bacteria. So like this, I can give second example also about this inflammation. There was one case of abscess, and that abscess was acute. Patient was having severe pain. Patient was very chilly. And when I touched the abscess from outside, there was lack of heat. Generally होता है। हाँ. So Dr. Kent has mentioned very nicely in his Matria Medica, in repeated abscess or ulcer, if lacking heat, Merxol is a medicine. Merxol. See, it is uncommon. Yes. If I ask from the allopath के सर इसमें heat नहीं है तो what does it matter? नहीं है तो भी दवा तो यही चलने वाली है। But if we know what is homeopathy, then we have to select a medicine on that ground only. हाँ, So, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस definitely with the confidence we are giving the medicine if I know the pathology. Otherwise it's very difficult. तो सर ने बहुत अच्छे से ये भी इसके साथ बताया कि अगर आप राइट दवा दे रहे हो, PQRS कैच कर रहे हो, तो आपकी पैथोलॉजी कोर्स भी कम हो जाता है। See, acute में हमेशा see generally what we are treating, हम हमेशा acute में change of state देखते हैं जी। हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देनी है क्रॉनिक में तो ऑलवेज वी आर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन ऑन द बेसिक पर्सनालिटी, बट इन द एक्यूट वी आर सर्चिंग फॉर अ चेंज ऑफ स्टेट। नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट? हम केस टेकिंग में पूछते हैं बुखार है, प्यास कैसी लग रही है, हमें नहीं मालूम हम प्यास क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन प्यास अगर ज्यादा है कि कम है, इट इज अ चेंज ऑफ स्टेट, इनडायरेक्टली इट इंडिकेट्स द मेडिसिन। हाँ हाँ, So, हम सिर्फ फिलअप करते पर हाँ, उसको फॉर्म फिलअप हम खाली वो मैकेनिकल वर्क करते हैं, एक क्लास जो करता है, लेकिन इफ यू पुट द साइंटिफिकली यू विल कम आउट विद द नॉलेज, यू कम आउट विद द मेडिसिन, और आपका वो ट्रीटमेंट पाथ भी शॉर्ट हो जाता है। Definitely. तो पैथोलॉजी एंटीबायोटिक से पहले हमारी yes, medicine definitely if our selection is right, see as the discussion goes on I will give you 3 to 4 cases like this. Yes. When light on off करते हैं ना, वो हिसाब से रिजल्ट आया है। इतना I have got all the documentation. प्लीज सर हमें बताइएगा आगे। तो Yes. इसी तरह मतलब अगर पैथोलॉजी का नॉलेज है तो यू कैन वर्क डेफिनेटली। हाँ, तो ये आपने एग्जांपल बताया, उसके साथ और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं कि कैसे पैथोलॉजी इंटरफियर करती है क्योरेटिव पाथवे में? अगर आपने एक एग्जांपल जो मिस हुआ वो दिया, उसके अलावा और कुछ? मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम पैथोलॉजी डील्स विद द पॉजिटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर, यस फॉर एग्जाम्पल कि किसी को मलेरिया है, यस सर, तो वी आर गेटिंग malarial parasite in the blood, MP positive. Yes sir. Now see, diseases we are dividing into 2 parts, acute and chronic. Okay. See, mostly in the acute, mostly in the acute, disease producing power, so miasm हम बोलते हैं, हाँ हाँ, सोरा, psychosis, syphilis, tuberculosis, all these things. But if the active course means virus, bacteria, fungus like this, these are the actives, protozoa. So if you are treating these diseases by knowing the pathology, then your investigation should come normal. Means if MP positive you are treating the malaria, so after giving your treatment, your patient should free from malarial parasite after giving your treatment in the investigation. So investigation shows the line of improvement also, whether you are on the right track or wrong. Because causative factor पे हमने बात किया, हाँ, definitely. So pathology help us in the causative factor. And physiological state में तो कर ही सकती है, little bit structural जब changes start होते हैं तब भी। हम structural changes के example देख सकते हैं आप। तो structural changes में osteoarthritis of the knee joint, it's a very common example. Yes. After 40 or 45, majority of us are developing it, and it is a aging process, and it's a degenerative. Now, in a degenerative process, with the homeopathy, we can minimize the pain, we can minimize the symptom. Yes. But if you know the pathology, you can't expect कि arthritis चला जाएगा एक्सरे में से, वो रहेगा। Arthritic changes cannot go because it's a degenerative. But patient will be free from the painkiller and anti-inflammatory. हम उसको stop कर सकते हैं सर, उसका degeneration delay कर सकते हैं with the constitutional medicine and indicated medicine. See, in the field of this chronic complaint, you must know what is acute medicine of your case.
एक्यूट एक्साबरेशन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज जो हमने ऑर्गेनन में पढ़ा है। बहुत मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि होम्योपैथ को बोला जाता है कि ऑब्जर्वेशन से दवा देते हैं। सी आई टोटली बिलीव होम्योपैथ कैन गिव द मेडिसिन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड इट इज ऑल अपॉन बेसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक केस था, मेरे क्लिनिक में आया। आई वाज नॉट नोइंग दिस पेशेंट इज हैविंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, व्हेन ही केम टू माय क्लिनिक आई जस्ट saw when he entered how he was what. So he was limping while he was walking. Yes. So gait was changed. He was limping and he sit here. And I asked what is the complaint. तो उन्होंने बोला कि मुझे दोनों घुटनों में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, और पिछले 3 साल से। और ऑर्थोपेडिक ने तो बोला है कि आपको सर्जरी करवानी होगी, नी रिप्लेस करना होगा। Yes. तो किसी ने बताया कि नहीं, होम्योपैथी की दवा से पेन तो कम हो जाता है, तो वन यू ट्राई। और वो पढ़ा लिखा पेशेंट था, तो उसको पेन किलर नहीं लेनी चाहिए थी, कि उसको मालूम है कि पेन किलर से आगे जाके किडनी डैमेज होती है। yes. तो ही केम टू अस। तो सारी हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट वॉज कल्केरिया कार्प अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, बट आई हैव नॉट गिवन कल्केरिया टू दैट पेशेंट। Not given. ना, when he entered in my clinic, I observed the gait of a patient and I gave Spigelia. अच्छा, See, limping gait with the knee pain, only one medicine is listed in the repertory, and that is Spigelia. I gave Spigelia. With the Spigelia, his pain reduced by 75%. in first follow-up. In first follow-up, Oh. gait was improved, and on third follow-up, I have started constitutional medicine. सर इतना तो कॉन्फिडेंस कैसे आया? It's the knowledge. हाँ. If you are having the pathological cases, if you are having a knowledge of pathology, you can decide from which medicine I will start my journey in the case. From आपको which लगा vendor. कैलकेरिया कहाँ है? फिर भी मैंने because of Spigelia, because Spigelia. what I have observed. हाँ. See, in the case taking, ऑर्गेनल में पढ़ाया गया है कि भाई spontaneous symptom you do first. हाँ, हमें केस टेकिंग में भी ऐसा बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस इज नॉट अलाउड इन द केस टेकिंग, बट इन द सेम टाइम लीडिंग क्वेश्चन इज अलाउड एट द एंड ऑफ अ केस टेकिंग, Yes. जस्ट टू कंफर्म द मेडिसिन। yes sir. So what you observe, that is your confirmatory symptom. On that ground, I gave Spigelia in that case, and cases come out with the 75% pain reduced. तो वो Today, constitution already की- 12 years completed, that patient does not complain anything, but whenever we go for the arthritis X-ray, it comes there is a arthritic changes. But before 12 years and today, as it is, there is no change. Means I can stop the progression of the disease. वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना सर। हम पेन किलर से पेशेंट को Definitely. रिलीव कर सकते हैं, कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी इसको। Definitely. In cases of RA also, rheumatoid arthritis, it is autoimmune. When the questions of autoimmune comes, minimization of the medicine, allopathy के पास medicines कम है, हमारे पास certain medicines है which gives a good result. Yes sir. In that case also, I always put the acute medicine and followed by the constitutional medicine. This is my routine practice. Acute I always medicine? try to find out the medicine which will be. See, मैं आपको एक बताऊं कि होम्योपैथी में कहा जाता है ना कि भाई हम तो मेंटल्स पे दवा देते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना, और मेंटल्स पे Yes. देना भी चाहिए, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक्यूट केस आता है, हाउ वी कैन डिराइव द मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम द केसेस। Again, it is a change of state. I will give one example, very good example. There was one case of a clear-cut rheumatoid arthritis in which RA was 156. Patient was having already developed a deformity, हाँ and he was on HCQS, Folitrax, अच्छा। and one another 3 medicine. हाँ, And when he came to me, हाँ one thing I observed, patient was very talkative, very much talkative. मुझे बोलना पड़ा, भैया थोड़ा कम बोलो, मैं समझ सकूं आपका केस। And suddenly, his brother, his elder brother was sitting in front of me. He told, डॉक्टर साहब, ये जब से ये गठिया इसको हुआ ना, तब से इतना बोलता है ना, दिमाग खराब करके रख देता है। पहले इतना शांत बंदा था कि मोहल्ले में इसको सब बोलते थे कि यार बहुत कम बोलता है, अभी इतनी ज्यादा बोलता है। Now see, loquacity with rheumatism, only one medicine is there. Simicifuga is there. Oh. I have started my prescription from Simicifuga, and today patient is taking only Simicifuga whenever it requires, no other painkiller, no constitutional. लोअर पोटेंसी सर। It is always 200, 1 or 2 dose followed by placebo. ओके सर। So, what I perceive from the case, that is an art. See, homeopathy
is an science as well as an art. Yes. So if you consider it is a science, that is a diagnosis that cannot be changed, but artistic portion can be changed from person to person just because different perception. बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। Yes. क्योंकि तो हम लोग मेंटल्स हम जो करते हैं, ठीक है, मेंटल्स पर ही देना चाहिए। आई एम ऑल्सो द पर्सन हु प्रिस्क्राइब द मेडिसिन इन क्रॉनिक केसेस ऑन द मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेट। बट व्हेन इट कम्स इन एक्यूट, सी, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ा हो तो देखिए सीना में डॉक्टर फाटक ने लिखा है गुड नेचर चिल्ड्रन बिकम क्रॉस एंड इरिटेबल। Good natured children means basically Sina is a good natured person. Yes, sir. During the course of sickness, he becomes cross and irritable. So how do you ऐसे perceive? पढ़ना चाहिए एक्चुअली मटेरियल जो सर बोल रहे हैं, हम टॉपिक के अलावा भी बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। मटेरिया मेडिका ऐसा है कि बेसिक मटेरिया मेडिका मैंने हमेशा पढ़ी है, मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया है। ये जो दूसरी सारी बुक्स हम पढ़ते हैं, जो ये तो रेफरेंस नोट्स हैं। आज मैं कुछ लिखूं ये तो रेफरेंस नोट्स होगा। ये कभी भी मटेरिया मेडिका नहीं बन सकता है। और अगर ये मटेरिया मेडिका है तो उसको हमारे कोर्स में क्यों नहीं डाला गया है, आप समझिए। बेसिक मटेरिया मेडिका को हम इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल एलेंस की नोट जिसमें कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका भरी पड़ी है उसको हम इग्नोर करते हैं और दूसरी बुक्स पे जा रहे हैं। फाटक ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी है जो किसी और ने नहीं लिखी है, उसको हम इग्नोर करते हैं। और रिजल्ट तो 100%। आपने तो एग्जाम्पल, क्योंकि एक लाइन से भी सॉल्व हो जाता है। मैं बताऊं, मेरे यहाँ मेरा असिस्टेंट डॉक्टर है, डॉक्टर रवि, मैं नाम से बोल रहा हूँ। सडनली ही हैज स्टार्टेड पेन पर रेक्टम। ओके। और वो पेन बोल रहा है, हमेशा बोलते हैं वो स्काल्पेल लेते हैं ना, चाकू से काट देते हैं, ऐसा पेन होता है मुझे, और अचानक दर्द होता है फिर चला जाता है। सी, अचानक मुझे दर्द होता है, 1-2 घंटा रहता है फिर चला जाता है। सो व्हेन ही went for the surgery, और डॉक्टर सर्जन के भाई क्या है मुझे दिखाया, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू हैव गॉट ए इंटरनल पाइल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग दिस पेन। लेकिन अभी पाइल्स छोटे हैं तो नो नीड ऑफ सर्जरी, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, ऐसा करो, फाइबर्स के फूड ज्यादा खाओ, ये सब। तो जब उसने ये सब बोला और उसने खुद भी शायद नर्सोमिका, रेटानिया ये सब दवा ली, ही इम्प्रूव 50 to 20%। बट आफ्टर दैट ही स्टक। तो एक बार वो मेरे पास बोला, सर मुझे ऐसा होता है। सी, बहुत बार रेपर्टरी में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज जब आपकी प्रैक्टिस में प्रूव हो जाती है ना, तो हम उसके भक्त हो जाते हैं। आप देखते ही हो क्रॉस रेफरेंस। मैंने उसमें लिखा हुआ पढ़ा, पेन इन रेक्टम सडनली, सडन पेन, कटिंग पेन, ओनली वन मेडिसिन, बाम्बूसा, इट्स अ वेरी रेयर मेडिसिन व्हिच प्रिपेयर्स फ्रॉम बाम्बू। यस सर। I told him you take bambusa without knowing anything, just to rely on the repertory whatever he has written. Yes. He has already taken Ritania, Naxomika, but it did not work. I told him you take bambusa 2 doses and कल मुझे बोलो। You won't believe next day that fellow came without pain. आज मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ है। And that's the pleasure, और प्लेजर से ज्यादा खुशी इस बात की कि उस लड़के को होम्योपैथी का बिलीव और बढ़ गया उसमें। Yes. So these are the things if you are practicing on that way. एक्चुअली ये पैथोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी का ही एग्जांपल दिया है सर ने, बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुली समझा सर। और मुझे ये पूछना कि कई बार तो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो डायग्नोसिस करवा के ही आते हैं, मतलब वो लोग आते हैं तो सिम्टम्स नहीं बताते, लेबल बताते कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और वी हैव टू रिलाई। हाँ, पर जैसे एक एग्जांपल है कि कोई पेशेंट आता है बोलता है कि मुझे माइग्रेन है, फीमेल स्पेशली, और फिर वो शायद प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्लस्टर हेडेक या सन हेडेक भी हो सकता है। सर ऐसे केसेस जब आते हैं तो क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डायग्नोसिस किसने किया उसके ऊपर हम देखते हैं। 90% डायग्नोसिस हमारे यहाँ नॉन मेडिको पेशेंट ही करते हैं कि उसको दर्द हो रहा था, इसी तरह का मुझे भी हो रहा है। हाँ। तो सबसे पहले तो किसने सर्च किया है और कितने डायग्नोस किया है। इफ केस कम्स फ्रॉम न्यूरोफिजिशियन, तो आई विल गो विद द न्यूरोफिजिशियन डायग्नोसिस डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उनका नॉलेज हमारे से 100 गुना ज्यादा है। एक्चुअली सर, हमारे पास मेडिसिन ज्यादा है, कोई सवाल नहीं, लेकिन उनको पैथोलॉजी का नॉलेज उनके पास हमसे बहुत गुना ज्यादा है। सो इफ द डायग्नोसिस कम्स फ्रॉम द हिज हैंड, फ्रॉम द एक्सपर्ट, आई विल गो विद द नेम ऑफ द डिसीज। दिस इज माई व्हाट आई फील। और बाकी पेशेंट बोलते तो हमें सिम्टम्स पूछने हैं, सिम्टम्स पूछने हैं। मैं सिम्टम्स पूछता हूँ जस्ट टू कंफर्म द डायग्नोसिस बिकॉज इट इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, सपोज कीजिए पेशेंट आया है विदाउट डायग्नोसिस, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 8-10 साल पहले की बात है। एक कपल मेरे पास आया था और लेडी को सीवियर सर्वाइकल पेन था, और वो पेन हाथ में एक्सटेंड हो रहा था, नमनेस आ रही थी, टिंगलिंग का।
अच्छा। तो जब पेशेंट मेरे पास आया तो हमने पूछा आपने पहले क्या दवा ली, तो बोलता मैं पहले डॉक्टर की दवा लेती थी। तो आई वाज सरप्राइज कि वो बोल रहे मैं पहले डॉक्टर की दवा लेती थी, तो हम फिर कौन है उसकी नजर में। तो मैंने उसे बोला ठीक है आपने दवा ली है तो आपके पास फाइल वगैरह होगी, हाँ बहुत पुरानी है। तो मैंने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए कि एक्सरे निकलवा लीजिए। द मोमेंट जब मैंने उसे बोला कि मैं एक एक्सरे लिख के देता हूँ आप करवा लीजिए, उसका रिएक्शन ऐसा आया कि एक्सरे से आपको क्या मतलब है। अच्छा ऐसा रिएक्शन। हाँ। तो मैंने बोला क्यों, तभी पता चलेगा ना। बोलते नहीं आप तो नाड़ी देख के दवा देते हो ना। सी पेशेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन आयुर्वेद एंड होम्योपैथ, एंड फॉर सच टाइप ऑफ इंप्रेशन वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज जब भी पेशेंट एंटर होता है इमीडिएटली वी स्टार्टेड राइटिंग डाउन द सिम्टम्स बिकॉज वी आर इन द हरी। प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पेशेंट ने आके बोला मुझे हेडेक हो रहा है, धूप में जाता हूँ तो ज्यादा होता है और मुझे नमक बहुत पसंद है, तो मैं उस टाइम हम लोग क्या करते हैं नेटर में पेशेंट में घुसा देते हैं। पेशेंट को जरूरत नहीं है, यू आर क्वेश्चन विल बी गोस टुवर्ड्स ओनली एंड ओनली नेटर। हम प्रेजुडाइज हो जाता है। तो अनप्रेजुडाइज जो एफोरिज्म नंबर 6 में है वो हम भी प्रेजुडाइज हो जाते हैं। तो टू फ्री फ्रॉम द प्रेजुडाइज इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा। आप बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन लिखने हैं व्हेनेवर इट रिक्वायर्स। डेफिनेटली मैं बोलूंगा क्योंकि वो पेशेंट ने मुझे ऐसा सिखाया कि जब मैंने उसको लिख के दिया तो बोला ठीक है मैं एक्सरे तो निकलवा के आ जाऊंगी लेकिन आपको पता चलेगा उसमें क्या है। सी व्हाट ही कंसीडर के होम्योपैथ को कुछ ऐसा आता ही नहीं है। जब मैंने उसे बोला आप अपनी फाइल ले आना तो बोलता फाइल पढ़ के आपको समझ में आए। तो दिस वाज द इंप्रेशन ऑफ अ होम्योपैथ। और जब सेम पेशेंट, देखिए पैथोलॉजी का कहाँ रोल आता है, वो पेशेंट सारे इन्वेस्टिगेशन करा के आए और उसका जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था वो इस हद तक था कि उसको वर्टिगो स्टार्ट हो गए थे। इतना कंप्रेशन था। इतना कंप्रेशन था। एंड वो हमेशा डिकम्प्रेसिव मेडिसिन लेती थी, फिजियोथेरापी कराती थी। See, in my case, I always, if it is cervical case, I always insist कि you go for the physiotherapy along with our medication. मैंने उसे जो ट्रीटमेंट दी इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, इसमें स्पेसिफिक बुक में लिखा हुआ है सर्वाइकल वर्टिगो। If your diagnosis is confirmed, it is a cervical spondylitis. If you know the pathology, you can very easily prescribe this acute medicine. Bambusa is the only medicine for cervical vertigo. I gave that medicine and within 10 days, vertigo vanished. अच्छा सर, इसका पूरा पिक्चर कहाँ से पढ़ना चाहिए बाम्बूसा का? बाम्बूसा का पिक्चर बीच में एनजेएस में आया था। अच्छा, उसके प्रिंट मेरे पास किसी जगह होगी। सर अगर और मैं बाम्बूसा का पिक्चर है ना मैं खुद रेपर्टरी से बनाता हूँ। रेपर्टरी में बाम्बूसा डाल के उसे कितने सिम्टम है वो सारा मैं एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके फिर उससे पिक्चर निकालता हूँ। अच्छा, जैसे बाम्बूसा यूजुअली गिव for the menopause, early menopause, I give bambusa. Bambusa for any spinal cord complaint, I used to give. So like this, there are so many mental symptoms also of bambusa. Ruta हम use करते हैं, ruta को हम mentals पर भी देते हैं. अच्छा. Spongia, I used to give the spongia on a mental symptom. अच्छा. Because spongia and calcarea both carries a parallel. See, fear of cruelty carries same mark what the calcarea is carrying in the spongia. को acute, so spongia number of times I am giving as a constitutional when the patient is having the calcarea with the recurrent cold and cough and cold aggravates. After giving calcarea just to complete my case, I usually give spongia. अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ हम कैसे एक्यूट का रोल करके पूरी पैथोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए सेकंड प्रिस्क्रिप्शन अगर है ना तो वो कैंट ने बहुत अच्छा लिखा है अपने मटेरिया मेडिका में। हम नहीं जाते हैं उसके पीछे। तकलीफ ये है, मान लीजिए सिंपल कोलोसिन हम एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए देते हैं, आप कोलोसिन किसी को दीजिए तुरंत ठीक हो जाता है, फिर 10 दिन के बाद आता है, फिर 10 दिन के बाद आ रहा है, मतलब वो पैलेटिव हुआ ना सर। तो डॉक्टर कैंट हैज रिटर्न कि whenever such type of relapses are there, you give Kalicap to your patient. Now see, it is the experience of that fellow. So since then, when I saw this, I have started whenever I give Kolosin to someone, मैं साथ में Kalicap दे ही देता हूँ, पेशेंट दोबारा आए चाहे। It's a practical solution. अच्छा, it's my practical solution. So I used to give Kalicap. So this is my way of prescription. Excellent sir, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स देके आपने समझाया सर।